यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हेल्ड करवाए गए हैं, मेंस एग्जामिनेशन। हम लोग इस वीडियो में जनरल स्टडी पेपर सेकंड के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे। एग्जामिनेशन डेट जो है वो 17 सितंबर 2022 था। हम लोग जानते हैं कि जनरल स्टडी पेपर सेकंड में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं 250 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हर एक 10 मार्क्स के होते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक हर एक 15 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से 250 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन पेपर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में हमें आंसर करना होता है, 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द constitutionalizations of environmental problem by the Supreme Court. Discuss this statement with the help of relevant case laws. Question number 2, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निवास करने और विचरण करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है। टिप्पणी कीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, वो पूरी तरह से वो पॉजिटिव रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। उसी के बारे में कहा गया है। ये राइट ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन citizens, but these rights are not absolute. क्वेश्चन नंबर 3, आपकी राय में भारत में शक्ति और विकेंद्रीकरण ने जमीनी स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? To what extent, in your opinion, has the decentralization of power in India changed the governance landscape at the grassroots? 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा के सभापति के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति की भूमिका की विवेचना कीजिए। Discuss the role of Vice President of India as the Chairman of the Rajya Sabha. Question number 5, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सांविधिक निकाय से संवैधानिक निकाय में रूपांतरण को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना करें। हम लोग जानते हैं कि जो 102nd जो अमेंडमेंट था वो ओबीसी को लेकर था कि वो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है। Discuss the role of National Commission for Backward Class in the wake of its transformations from the statutory body to a constitutional body. Question number 6, गति शक्ति योजना को संयोजकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के मध्य सतर्क समन्वय की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए। द गति शक्ति योजना needs meticulous coordinations between the government and the private sector to achieve the goal of connectivity. Discuss. ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, आने वाला ही था, गति शक्ति में जो योजना है। क्वेश्चन नंबर 7, दिव्यांगता के संदर्भ में सरकारी पदाधिकारियों और नागरिकों की गहन संवेदनशीलता के बिना दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 केवल विधिक दस्तावेज बनकर रह जाता है। टिप्पणी कीजिए। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिमेन्स ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनरीज एंड सिटीजन्स रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज। कमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किंतु इसकी अपनी सीमा भी है। टिप्पणी कीजिए। रिफॉर्मिंग द गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम इज अ प्रोग्रेसिव स्टेप बट इट हैज इट्स लिमिटेशंस टू। क्वेश्चन नंबर 9, भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। भारत श्रीलंका का वर्षों पुराना मित्र है। पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिए। इंडिया इज एन एज ओल्ड फ्रेंड of Sri Lanka. Discuss India's role in the recent crisis in Sri Lanka in the light of the preceding statement. Question number 10, आपके विचार में क्या बिम्स्टेक तथा सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएं और असमानताएं हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? Do you think that BIMSTEC is a parallel organization like the SHARK? What are the similarities and dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? Now question number 11 to 20 total जो इसमें given marks होंगे वो 15 marks के होंगे each questions के लिए। So we see question number 11, लोक प्रतिनिधि तो अधिनियम 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिकी के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचना कीजिए। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिए। डिस्कस द प्रोसीड्यूर्स टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट द इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951। व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच द इलेक्शन ऑफ एनी रिटर्न्ड कैंडिडेट मे बी डिक्लेयर्ड वॉइड? व्हाट रेमेडीज इज अवेलेबल टू द aggrieved party against the decision refers to the case law. Question number 12, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचना कीजिए। विधायिका के
समक्ष रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर। डिस्कस द लीगलिटी ऑफ प्री promulgations of ordinance by the governor without placing them before the legislature। गवर्नर और उसके ऑर्डिनेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के केंद्रीयकरण के पक्ष में है जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्ता के पक्ष में। टिप्पणी कीजिए। while the national political parties in India favor centralization in the regional parties are in favor of state autonomy। कमेंट। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और फ्रांस के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की प्रक्रिया का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीड्यूर्स थ्रू विच द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 15, आदर्श आचार संहिता के उद्भव के आलोक में भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन द लाइट ऑफ द एवोल्यूशंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त भारत को समाज के वंचित वर्गों और गरीबों की सेवा के लिए मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। बिसाइड द वेलफेयर स्कीम्स इंडिया नीड्स डिफ्ट मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट टू सर्व द पुअर एंड द अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 17, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि विकास हेतु दाता अभिकरणों पर बढ़ती निर्भरता विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी के महत्व को घटाती है? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। डू यू एग्री विद द व्यू दैट इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन डोनर एजेंसी फॉर डेवलपमेंट रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट प्रोसेस? जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, स्कूली शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न किए बिना बच्चों की शिक्षा में प्रेरणा आधारित पद्धति के संवर्धन में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अपर्याप्त है? विश्लेषण कीजिए। हम लोग जानते हैं कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ये अप्लाई 1 अप्रैल 2010 से हुआ था, उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 रिमेन्स inadequate in promoting incentive based system for children's education without generating awareness about the importance of schooling। Analyze। क्वेश्चन नंबर 19, I2U2। I2 का मतलब है इंडिया इजराइल और U2 का मतलब है UAE एंड USA। समूहन वैश्विक राजनीतिक में भारत की स्थिति को किस प्रकार रूपांतरित करेगा? हाउ विल I2U2 इंडिया इजराइल UAE USA ग्रुपिंग ट्रांसफॉर्म इंडियाज पोजीशंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स? क्वेश्चन नंबर 20, स्वच्छ ऊर्जा आज की जरूरत है। भू राजनीति के संदर्भ में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में जलवायु परिवर्तन की दिशा में भारत की बदलती नीति का संक्षिप्त वर्णन करें। क्लीन एनर्जी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। Describe briefly India's changing policy towards climate change in various international fora in the context of geopolitics। तो ये अपने जनरल स्टडी पेपर सेकेंड मेंस के टोटल 20 क्वेश्चंस हुए सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन के। थैंक्स एंड टेक केयर।